Everybody, welcome back. And today we are going to have a look at a poem, Go and Catch a Falling Star, जो कि जॉन डन ने लिखी है। और जॉन डन के बारे में बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पहले से आइडिया होंगी कि जॉन डन जो है वो एक पोइट हैं जो कि बिलोंग करते हैं किससे, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाफिज़िकल पोइट्री। यहाँ पर मेटा और फिज़िकल को जोड़ के काम नहीं चलेगा। सी, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री की बात सबसे पहले जो है, मेटाफिज़िक्स वर्ड की बात सबसे पहले जो है वो ड्राइडन ने की थी, जॉन ड्राइडन ने की थी, जब उसने कहा था डन के बारे में। किसके बारे में? डन के बारे में, कि ही एक्चुअली अफेक्ट्स मेटाफिज़िक्स, he affects metaphysics. Now affects metaphysics का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि he shows something which is not ordinary in terms of writing a poem. And ड्राइडन के बाद फिर डॉक्टर जॉनसन जो थे, जिनको अपन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादा पॉपुलर वो डॉक्टर जॉनसन के नाम से हैं, उन्होंने पहली बार जो है मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में बात की थी, जब उन्होंने डन और कुछ और दूसरे पोइट्स के बारे में बोला था कि इनकी पोइट्री जो है, इन पोइट्स की जो पोइट्री है वो क्या है, इसमें क्या होता है, टू हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर यॉक्ड टुगेदर, है ना, टू हेट्रोजीनियस आइडियाज़। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेट्रोजीनियस? मीन्स टोटली कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल अलग अलग आइडियाज़ जो हैं, इसमें बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ जो हैं उनको जोड़ दिया जाता है, योग टुगेदर बाय वायलेंस, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती। आप इनकी पोइम्स, हालांकि जो हम आज जो पोइम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है हमें, जैसा इनकी बाकी पोइम्स में होता है ना। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, द फ्ली हो, चाहे द कैनोनाइजेशन हो, सन राइजिंग हो, है ना। इन सब पोइम्स में आपको क्या मिलेंगी, फार फेचड कंसीट्स मिलेंगी, फार फेचड एग्जेजरेशंस मिलेंगे, अलूजन्स मिलेंगे, है ना, और फार फेचड इमेजेस मिलेंगी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको इनकी पोइम्स में मिलेंगी, जो क्या बना जाती हैं, इनकी पोइम्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बना जाती हैं। इनको जो पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी वो पॉपुलैरिटी कब तक नहीं मिली, जब तक कि टी.एस. एलियट जो हैं वो नहीं आ गए और उन्होंने आके इनकी पोइट्री की प्रेज़ नहीं की, है ना। मेटाफिज़िकल पोइट्स जो हैं उनका ऐसे था, उस ऐसे में एलियट ने बताया था कि ये जो पोइट्स हैं ये नॉर्मल जो एलिजाबेथन पोइट्स थे या उसके बाद वाले पोइट्स भी हैं, चाहे वो रोमांटिक हों, चाहे वो विक्टोरियन हों, उनसे काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पोइट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पोइट्री में हमें क्या मिलता है, इनकी पोइट्री में हमें एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलता है। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से आप क्या समझ सकते हैं बच्चों और बड़ों भी, कि इनकी पोइट्री में हमें इमोशंस और आइडियाज़ जो हैं उनका एक बहुत ही शानदार मिक्सचर मिलता है, जो कि बाकी पोइट्री, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे वो विक्टोरियन हो, जैसे रोमांटिक पोइट्री में सिर्फ इमोशंस मिलेंगे आपको, विक्टोरियन पोइट्री में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, थॉट्स या आइडियाज़ मिलेंगे। तो दोनों में से एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ा मोस्ट ऑफ द पोइट्स को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी पोइट्री में आपको इमोशंस और आइडियाज़ इक्वली ब्लेंडेड मिलेंगे। तो ये बात हमें एलियट ने बताई, और उनके बाद मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे वो थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुए। तो जॉन डन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जॉन डन जो है वो ऑक्सफोर्ड से और प्लस कैम्ब्रिज दोनों से ही उनकी जो एजुकेशन हुई थी, है ना, और बहुत ज़्यादा विटी थे, और एलिजाबेथन पोइट ज़रूर थे, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर जो है वो जैकोबियन एज में ही माना जाता है। जैकोबियन एज जो है, जो एलिजाबेथन एज के जस्ट बाद वाली एज मानी जाती है। 1572 में पैदा हुए थे ये, 1631 में डेथ हो गई थी। तो ये सब बातें बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं। और अगर अपन बात करें सिर्फ आरपीएससी के एग्ज़ाम की, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। नाउ ये तो कुछ बातें थी जॉन डन के बारे में। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है, उस पोइम की अगर बात करें अपन, तो ये पोइम लिखी कब गई थी, इसको लेकर थोड़े कन्फ्यूजन्स हैं।
लोगों के मन में 1612 के आसपास बताया जाता है इसको। लेकिन ये ज़रूर है कि 1633 में ये पब्लिश हुई थी। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है पोस्ट्यूमसली ये पब्लिश हुई थी, मतलब डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। तो ये तो बात थी इसकी पब्लिकेशन की। अब इसकी कंटेंट की बात करें तो ये जो पोइम है ये थोड़ी सी मिसोजिनिक लगती है, अगेंस्ट फीमेल्स रखती है ना, कि डन जो है एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है इस पोइम में कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इम्पॉसिबल टास्क जो कि नहीं किए जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डन इट इज़ पॉसिबल कि आप वो काम कर लो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई सुंदर, ब्यूटीफुल, फेयर या यूँ कहें कि सुंदर ही बोलना सही रहेगा हिंदी में, और ऑनेस्ट एट द सेम टाइम, दोनों क्वालिटीज़ जो एक वुमन में हो उसको ढूंढना इन इम्पॉसिबल टास्क से भी मुश्किल है। ये बेसिकली थीम है। टोन जो है पोइम की थोड़ी सी सिनिक है ना, थोड़ा सनकीपन झलकता है इससे। हालांकि सैटिरिकल भी है ये, लेकिन सिनिक का होने का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इस पोइम में आपको मिलेगा। तो पोइम पे आते हैं हम, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो कि इस पोइम को हमने टाइटल दिया है। नाउ पोइम जो है, मोस्ट ऑफ द लाइंस इन द पोइम, जो भी आपको बड़ी लाइंस दिख रही हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये ट्रोकेइक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। ट्रोकेइक का मतलब होता है वन स्ट्रेस्ड एंड वन अनस्ट्रेस्ड मीटर, और टेट्रा का मतलब आप जानते ही हो। तो ट्रोकेइक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं, लेकिन ये बीच में जो दो लाइंस आ रही हैं, आगे भी आएंगी, ये लाइंस जो हैं दे आर नॉट रिटन इन ट्रोकेइक टेट्रामीटर, दे आर रिटन इन आयम्बिक मोनोमीटर। सो आयम्बिक मोनोमीटर, आयम्बिक में क्या होता है बच्चों, वन अनस्ट्रेस, इसका उल्टा कर लीजिए बिल्कुल, कि ये अगर इस तरह से उल्टा कर दिया जाए तो ये आयम्बिक बन जाएगा। मोनोमीटर मतलब जिसमें केवल एक ही फीट हो, जिसमें केवल एक ही मीटर हो, मतलब 2 फीट हो, सॉरी। तो ये तो बात थी इस पोइम के स्ट्रक्चर की, कि कौन से मीटर में लिखी गई है। अपन इस पोइम को पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि ये पोइम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो चीज़ें इसमें आ रही हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चन की बात भी करता रहूँगा। सो द पोइट सेज कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। नाउ पोइट हमें कुछ इम्पॉसिबल टास्क बता रहा है, विच आर कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल, लाइक वन कैन नॉट कैच अ फॉलिंग स्टार, है ना, गिरता हुआ तारा जो है उसको पकड़ना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मिटियोर्स जो हैं वो गिरते रहते हैं, तो हम लोगों की बस की बात नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग्स। सो दूसरा टास्क वो बोलता है गेट विद चाइल्ड। गेट विद चाइल्ड अपन बोल सकते हैं क्या, इम्प्रेग्नेट, ही प्रेग्नेट करना किसी को। और प्रेग्नेंट जो है वो किसको किया जा सकता है, केवल लिविंग बीइंग्स को ही किया जा सकता है, या यूँ बोलें थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में कि प्रेग्नेंट कौन होता है, जनरली लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो मैंड्रेक रूट जो होती है, जिसका प्रयोग विच क्राफ्ट में, है ना, टोने जादू में पहले किया जाता था, और थोड़ी सी रिसेंबल भी करती है ये हल्की फुल्की ह्यूमन बीइंग्स की तरह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप एक मैंड्रेक रूट को प्रेग्नेंट बना दो, यानी कि यू कैन गेट अ चाइल्ड यू नो फ्रॉम अ मैंड्रेक रूट, है ना। आप एक तारे को पकड़ सकते हो, आप एक मैंड्रेक पौधे की रूट जड़ से एक बच्चा या बेबी प्राप्त कर सकते हो, उसको प्रेग्नेंट बना सकते हो आप। नाउ थर्ड इज टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। नोबडी कैन टेल कि पास्ट जब बीत जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, नोबडी कैन टेल दैट, है ना। बट या इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन टेल कि वो सब डेज कहाँ चले गए। या फिर हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। नो, ये फुट जो है वो डेविल का नहीं है ना कि, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि क्लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है। ये क्लेफ्ट इस तरह से, जो आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके हूफ्स होते हैं जो क्लेफ्ट होते हैं, बीच में यहाँ चीरा होता है एक, है ना। तो इस तरह का जो चीरा है वो डेविल यानी कि शैतान जो है, ऐसा माना जाता है, उसके पैरों में भी होता है। तो आप ये बता सकते हो कि किसने ये क्लीव है, जो ये चीर है, जो वो किसने बनाया। इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू टेल दिस। और ये थोड़ा सा पोइम के मिस्टिकल मूड को भी आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है ना, आप गिनते भी रहना, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने इम्पॉसिबल टास्क बताए गए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
4 हो गए ना। नाउ नेक्स्ट वन इज टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स जो हैं दे वर हाफ ह्यूमन फीमेल्स एंड हाफ काइंड ऑफ फिश, तो उनको मरमेड्स बोला जाता था। तो मरमेड्स जो हैं उनकी सिंगिंग को कैसे सुना जा सकता है? इट वॉज सैड कि कोई उनकी सिंगिंग को सुन नहीं सकता है, एंड जो सुनता था वो बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचता था। दीज आर ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू माइथोलॉजी। इनका कोई रियलिटी से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया अब तक। सो आप ये भी सुन सकते हो कि मरमेड्स गाती हैं तो कैसा गाती हैं। या फिर नंबर 5, या फिर और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, कि आप एनवी जो है, जो जेलेसी जो होती है एक तरह से, उसका जो डंक है उससे कैसे बच सकते हैं। एनवी के यानी कि जेलेसी के डंक से कैसे आप बच सकते हैं, ये भी आप सीख सकते हो, ये भी आप बता सकते हो लोगों को। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स कि वो जेलेसी को, एनवी को दूर रखें। ह्यूमन बींग है तो जेलेसी आएगी आएगी, लेकिन आप ये भी सीख सकते हो कि एनवी को कैसे दूर रखा जाए। एंड फाइंड व्हाट विंड, हालांकि यहाँ पे जो आपका तुकबंदी है, जो राइम है, वो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से परफेक्टली मैच नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ फाइंड एंड इट इज़ विंड, है ना। और लेकिन हाँ, जो ट्रेडिशनल और थोड़ी सी आर्केइक इंग्लिश है, पुरानी इंग्लिश है, उसमें विंड को वाइंड बोल दिया जाता था। एंड इवन इफ़ ये आप राइम नहीं भी मैच कर रही है तो आई राइम तो है, ये कम से कम दिखने में तो ये राइम कर ही रहे हैं। और वैसे भी विंड जो है उसका एक उच्चारण वाइंड भी हो सकता है विद अ डिफरेंट मीनिंग ऑल्दो, बट इट इज़ नॉट अ कंसर्न हाउ वी गोइंग टू डू एंड फाइंड। और हम ये पता लगाएं कि व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, मीन्स ऐसा क्या है जो एक आदमी को बना देता है, क्या ऑनेस्ट बना देता है। मीन्स इज़ देयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आदमी की बेईमानी को ख़त्म करके आदमी को पूरी तरह क्या बना दे, ऑनेस्ट बना दे। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल कि आदमी पूरी तरह से क्या बन जाए, ऑनेस्ट बन जाए, है ना। तो ये टास्क जो हैं, जो डन हमें बता रहा है, ये सारे के सारे टास्क कैसे हैं बच्चों? ये सब वो टास्क हैं जो सिंपली इम्पॉसिबल हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 6 टास्क ये हो गए, है ना। एंड 7th टास्क जो है, जो लग रहा है कि 7th है, लेकिन ये एक्चुअली एसोसिएटेड है किससे, 6 से ही, कि एनवी को दूर रखें और क्या बना दें, एक आदमी को ऑनेस्ट बना दें बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी नेगेटिव क्वालिटीज़ के। अब नेक्स्ट इज if thou beest born to strange sights, means if you had this power or if you used to have this power of looking at strange sights, अगर आप में ऐसी पावर होती कि आप वो सब चीज़ें भी देख सकते जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, थिंग्स इनविजिबल टू सी, मीन्स विच आर नॉट विजिबल टू पीपल, लेकिन अगर आप में वो पावर भी होती, और उसके बाद क्या करते हैं आप, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितने डेज और कितनी नाइट्स के लिए बोलता है वो, 10,000 डेज और नाइट्स की बात कर रहा है वो, याद रखना। इतना लंबे समय तक हाइपरबली है, बिकॉज नोबडी कैन राइट फॉर 10,000 डेज एंड नाइट्स रेगुलरली और कंटिन्यूसली। तो हाइपरबली तो इसमें वैसे भी खूब यूज़ की गई है, शुरू से लेकर एंड तक हाइपरबली है। आप पहली लाइन ही पढ़ लो आप, तो वो कंसीट है, एक फार फेचड इमेज है कि जाकर तारे को पकड़ लो, इट इज़ क्लियरली ए कंसीट। एंड नाउ हाइपरबली, टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, है ना, जब तक कि आपके सारे के सारे बाल जो हैं वो ग्रे ना हो जाएं, वाइट ना हो जाएं, है ना, तब तक आप राइड करते रहो। दाओ व्हेन दाओ रिटर्नस्ट, और तब जब तुम लौटोगे, विल टेल मी, यू विल लेट मी नो ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, वो सारे के सारे, है ना, विचित्र चीज़ें, बिकॉज यू हैड दिस पावर ऑफ लुकिंग एट इनविजिबल थिंग्स, है ना। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आप में ये पावर थी और आपने क्या क्या चीज़ें देखी, है ना, दैट बिफेल दी, दैट हैपन टू यू और दैट हैपन बिफोर योर आइज़, जो आपकी आंखों के सामने हुई। एंड स्फियर नो वेयर, और फिर भी तुम कसम खा के बोलोगे कि कहीं भी नहीं, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। ट्रू अपन ऑनेस्ट को बोल सकते हैं, जो इनफिडल ना हो, जिसमें इनफिडिलिटी ना हो, और जो फेयर हो, जो ब्यूटीफुल भी हो, है ना। ये 2 क्वालिटीज़ एक साथ किसी वुमन में आपने देखी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, आप मुझे आके बताओगे, है ना, जब आप 10,000 डेज और नाइट राइड कर चुके होगे। नाउ इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन,
लेट मी नो। और अगर मैं गलत हूँ, इफ़ यू हैव फाउंड such a woman who is both honest and beautiful, please let me know. Such a pilgrimage was sweet. तो now ये metaphorically बोला गया है, because it is not like going to some deity or some god or some saint's shrine. किसी गॉड या किसी भगवान की श्राइन पे जाने की बात नहीं हो रही है, किसी औरत को जो कि सुंदर और ऑनेस्ट है उसके पास जाने की जो बात है, उसके पास जाने का जो की जर्नी है उसको पिलग्रिमेज से कंपेयर किया गया है, बट इट इज़ कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, सो इट इज़ नॉट ए सिमली, इट इज़ मेटाफॉर। तो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, बहुत ही अच्छी लगती मुझे ये यात्रा, मुझे ये जर्नी। कौन सी जर्नी? वो जर्नी जो मुझे लेकर जाती कहाँ पर? उस वुमेन के पास जो कि फेयर भी हो और ऑनेस्ट भी हो, सुंदर भी हो और ऑनेस्ट भी हो। तो बट बोलता है कि मैं हैप्पीली मान जाऊंगा, बट इन द वेरी नेक्स्ट लाइन ही सेज येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। एक बार तो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है, ये एक तरह से पिलग्रिमेज होती है, बट फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? वो हमें 2 या 3 लाइन्स के बाद बताने वाला है। वो दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, यू नो, हो सकता है, ये अपन रीडर्स से मुखातिब है, रीडर्स से बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि आपने जो मुझे फीमेल बताई होगी, जो वुमेन बताई होगी, वो मुझे मेरे नेक्स्ट डोर पे मिल जाए, है ना। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हो सकता है जब तुम उससे मिले तो वो ट्रू रही हो, वो ऑनेस्ट रही हो, सुंदर तो होगी ही डेफिनेटली, उसकी बात चल रही है सुंदरता की। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, बट जब तुमने मुझे बताने के लिए ये लिखा होगा ना, लेटर लिखा होगा, या तुमने जब तुमने मुझे बताया होगा ये, येट शी विल बी, तब तक तो वो हो चुकी होगी क्या? फाल्स, वो झूठी हो चुकी होगी। शी वुड नो मोर बी ऑनेस्ट नाउ। एर आई कम टू 2 or 3, जब तक मैं उसके पास आता हूँ तो वो 2 या 3 लोगों के साथ तो कम से कम धोखा कर ही चुकी होगी ना। 2 या 3 लोगों का मतलब यहाँ स्पेसिफिक नंबर गिनाने से नहीं है, बट मतलब क्या है कि एक ऐसी औरत जो तुम्हें उस समय जब तुमने देखा उसको, वो जो ऑनेस्ट और सुंदर थी, तुमने मुझे बताया, मैं नहीं जाऊँगा, हालांकि मैं जाना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि जब तुमने उस औरत को देखा था और बताने के लिए मुझे लिखा, तब तक तो वो 2-3 लोगों को धोखा दे चुकी होगी। मीन्स दिस क्लियरली और अपरेंटली वी कैन से कि सरफेस पे तो दिख रहा है हमें कि वो क्लियरली डन जो है थोड़ा मिसोजिनिस्टिक लग रहा है हमें, महिलाओं से नफरत करने वाला, या ऐसा महिलाओं के बारे में थोड़ी चीप सोच रखने वाला लग रहा है। बट नाउ द थिंग इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। जो हमें लग रहा है, जो हमें दिख रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज द प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू गेट सेलेक्टेड, है ना। एनालिसिस, डीप एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत सारा समय होगा, वी विल श्योरली डू दैट। 1-2 बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो अपन राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम देखें, अगर अपन करके ही देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसको। साइट्स को अपन ए नाम देते हैं, ऐसा ही करते हैं हम जब राइम स्कीम देख रहे होते हैं। सी इज़ नॉट मैचिंग सो इट इज़ बी, नाइट्स इज़ मैचिंग विद साइट सो इट इज़ ए, दी इज़ मैचिंग विद सी सो इट इज़ बी। सो अभी हमारे पास क्या मिल गया हमें? ए बी ए बी। नाउ मी एंड दी, मी एंड दी जो है ये बी से मिल रहा है इन द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। तो स्वेयर, वेयर एंड फेयर, तो यहाँ पर ये जो है वो डिफरेंट है, तो इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? सी सी सी। नाउ दिस seems to be the rhyme scheme of the second stanza, but let's move to the first one and see whether we have the same rhyme scheme or not. Okay, so star is A, root is B, R is again A matching with star, foot और root slant rhyme, या यूँ बोलें कि पूरी तरह राइम नहीं कर रहा है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, बट स्टिल इट इज़ राइमिंग। सो ए बी ए बी। नाउ अगेन सिंगिंग एंड स्टिंगिंग, सिंगिंग एंड सिंगिंग, it is different this time, so it is C C. Okay,
नाउ फाइंड विंड एंड माइंड, दे आर डिफरेंट, सो डी डी डी। तो एक्चुअली फर्स्ट स्टैंजा से हमें राइम स्कीम निकालनी होगी, तो इट वुड बी ए बी सी सी डी डी डी। बट इन द सेकेंड स्टैंजा जो मी और दी है वो मैच कर गया किससे, ऊपर वाले दी से। सो हियर वी रोट ए बी बी सी सी सी। सो ऑल्दो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाय द वे कि पोइम की राइम स्कीम क्या है, तो आप सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग राइम स्कीम नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, ए बी सी सी डी डी डी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द पोइम। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। Like there is a question, how many days the poet says one has to go for finding a beautiful and fair woman, so 10,000 is the answer। थीम की बात करें कि थीम क्या है इसकी, किस चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैसे फॉलिंग स्टार की, मैंडेक रूट से बच्चे की, मरमेड्स के सॉन्ग को सुनने की, या फाइंडिंग ए ट्रू वुमन प्लस ऑनेस्ट वुमन, और ट्रू वुमेन प्लस ब्यूटीफुल वुमेन। तो ब्यूटीफुल और ट्रू वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे। टोन क्या है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो टोन जो है वो सिनिकल है इस पोइम की थोड़ी सी, है ना। सो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में रहने चाहिए वाइल यू आर स्टडिंग दिस पोइम। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, बाकी बातें करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।